प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिख अंग्रेज़ संबंध व्याख्यानमाला के तहत व्याख्यानमाला का छठा भाग कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो 5 व्याख्यान किए थे, यह उसी क्रम में छठा व्याख्यान है। फ्लैशबैक में मैं जाऊं तो फ्लैशबैक में हम कर रहे थे प्रथम सिख अंग्रेज़ युद्ध के कारण, जिसमें मैं एक बार दोहरा देता हूं ताकि आपकी कंटिन्यूटी बन जाए। कारणों में था अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा कारण पंजाब में अराजकता का व्याप्त होना, तीसरा कारण सिख सेना का शक्तिशाली होना, चौथा कारण अंग्रेज सैनिकों की कार्यवाही, पांचवा कारण प्रथम अफ़गान युद्ध में अंग्रेज़ों का विनाश, छठा कारण सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिलाना, सातवां कारण रानी जिंदन का उत्तरदायित्व या उसके कार्य, ये सातवां कारण था। आठवां कारण जो वहाँ अंग्रेज़ अधिकारी थे, उन अंग्रेज़ अधिकारियों की नीति, और एक फिर तात्कालिक कारण था। और तात्कालिक कारण के अंदर यह था कि नवंबर 1845 में लुधियाना के निकट लाहौर सरकार के 2 गांवों पर अंग्रेज़ों ने यह कहकर अधिकार कर लिया कि इसमें अंग्रेज़ी अपराधी छुपे हुए हैं जिन्हें लाहौर सरकार ने वापस नहीं किया है। इससे दोनों के बीच में तनातनी हो गई दोनों, और युद्ध की 13 दिसंबर 1845 को जो है लॉर्ड हेडिंग्स, जो गवर्नर जनरल था, उसने युद्ध की घोषणा कर दी। अब युद्ध की घटनाएं कैसे घटित होती हैं? युद्ध की घोषणा करते ही लॉर्ड हार्डिंग्स ने सतलुज नदी के पूर्व में स्थित सभी सिख इलाकों पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजी सेना का संचालन सर हफ गॉफ ने तथा सिख सेना का संचालन लाल सिंह ने किया। सिख तथा अंग्रेजी सेनाओं में प्रथम संघर्ष मुदकी नामक स्थान पर हुआ 18 दिसंबर 1845 को। सिख सेना ने बड़ी ही वीरता तथा साहस के साथ अंग्रेज़ों पर प्रहार किया और अंग्रेजी सेना के पांव उखड़ गए। स्वयं गवर्नर जनरल ने सर गाफ के नेतृत्व में उप सेनापति का पद संभालकर युद्ध का संचालन किया। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आई है कि गवर्नर जनरल स्वयं युद्ध में भाग ले रहा है और उसका सेनापति गॉफ है। सिखों की विजय में कोई संदेह नहीं था, परंतु लाल सिंह व तेज सिंह, जो उनके प्रमुख सेना नायक थे, के विश्वासघात के कारण विजय श्री अंग्रेजों को प्राप्त हुई। मुदकी का युद्ध इतना भयंकर था कि दोनों पक्षों को भारी हानि उठानी पड़ी। सिखों तथा अंग्रेज़ों का दूसरा युद्ध फिरोज शाह के निकट 21 दिसंबर 1845 को हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों को जितनी क्षति उठानी पड़ी उतनी शायद भारत के किसी युद्ध में नहीं उठानी पड़ी, और यह बात अंग्रेज़ इतिहासकार कनिंघम ने लिखी है। परंतु फिर भी देशद्रोही, राज्यद्रोही सिख सरदारों के कारण सिखों की हार हुई। मैलिसन को तो यहाँ तक कहना पड़ा कि फिरोज शाह की लड़ाई अंग्रेज़ों ने हारने के बाद जीती थी। फिरोज शाह का युद्ध 4:30 बजे प्रारंभ हुआ और 2 घंटे के उपरांत ही अंधकार छा गया। लड़ाई रोक देनी पड़ी। युद्ध स्थल को ही रैन बसेरा बनाकर अंग्रेज़ों ने रात्रि व्यतीत करने का प्रयास किया, परंतु सिखों की तोपें
रात भर गोले बरसाती रही। गोलाबारी में अंग्रेजी सेना का हुलिया बिगड़ गया। स्वयं कमांडर इन चीफ लिखा है उसने कि ब्रिटिश सेना इस अंधेरे की मार में पराजय की कगार पर जा पहुंची थी, परंतु सिख सरदारों की परस्पर फूट ने ब्रिटिश सेना की सहायता की। 22 दिसंबर को अंग्रेज़ों ने सिखों पर धावा बोल दिया और उन्हें बुरी तरह पराजित किया। 22 दिसंबर को सिखों ने धावा बोल करके अंग्रेज़ों को बुरी तरह पराजित किया। इस समय तक अंग्रेज़ों का गोला बारूद समाप्त हो चुका था। लाल सिंह व तेज सिंह ने उन्हें 1 महीने का समय दिया ताकि वे युद्ध की पुनः तैयारी कर सकें। जनवरी 1846 में रंजर सिंह मजीठिया, क्या नाम है, रंजर सिंह मजीठिया सिख सेना नायक के नेतृत्व में सिख सेना ने लुधियाना पर आक्रमण किया। हैरी स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को बदोवल नामक स्थान पर युद्ध में पराजित किया। यह बदोवल नामक स्थान का जो युद्ध है 21 जनवरी 1846 को अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए और थोड़े दिनों बाद ही अलीवाल नामक स्थान के निकट पुनः संघर्ष हुआ जिसमें अंग्रेज जीत गए। इतिहासकार इस युद्ध को हल्की सी झड़प बताते हैं, परंतु जैसा भी था इससे अंग्रेजी सेना का मनोबल ऊंचा उठा, जो कि लगातार युद्ध के अंदर पराजित हो रही थी। इसके बाद में युद्ध की घटनाओं में सबराव का युद्ध। प्रथम युद्ध की अंतिम लड़ाई सबराव नामक स्थान पर हुई। 10 फरवरी 1846 को लड़ा गया यह युद्ध अति भयंकर था। यहाँ सिखों ने अपनी पूरी शक्ति केंद्रित कर रखी थी और भागने की अवस्था के लिए उन्होंने सतलुज नदी पर नावों का पुल भी बना लिया था। सिखों ने अंग्रेज़ों का ऐसा डटकर मुकाबला किया कि कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों के होश गुम हो गए। ये जो होश गुम होने की बात है अंग्रेज इतिहासकार व्हीलर ने लिखी है। लेकिन सिख सेना नायक हैं उनके विश्वासघात के कारण सिख सेना का यहाँ भी वही हाल हुआ जो पहले के युद्ध में हुआ था। लाल सिंह ने अपनी सेना की पूर्ण योजना अंग्रेज सेनापति हेनरी लॉरेंस को भेज दी और तेज सिंह जो कि एक सिख सेना नायक था वो युद्ध क्षेत्र से भाग गया, पलायन कर गया। सिख सेना नायक गुलाब सिंह लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गया। यहाँ तक कि लाल सिंह व तेज सिंह ने पीछे हटकर नदी के पुल को भी तोड़ दिया ताकि सिख सेना वापस नहीं जा सके। और जब सिख सेना के इस प्रकार के जब हालात हैं कि जो प्रमुख सेना नायक है, जो लीडिंग है, जो लीडर्स हैं वो अंग्रेज़ों से मिले हुए हैं, तो सिख सेना का जो मनोबल है वो बुरी तरह टूट गया। अंग्रेज़ इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स लिखता है कि जो पुल लाल सिंह और तेज सिंह ने तोड़ा कि यह पुल सेना की भगदड़ में टूटा था, परंतु टूट जाने के कारण करीब 10,000 सैनिक नदी में कूद पड़े और प्रतिशोध की भावना से पूरित ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें अपनी गोलियों से भून दिया। 8,000 के करीब सिख सैनिक इस युद्ध में काम आ गए। उनकी 70 से अधिक तोपें अंग्रेज़ों के हाथ लगी। विवश होकर सिखों ने 9 मार्च 1846 को अंग्रेज़ों से संधि कर ली। इस संदर्भ में कनिंघम जो इतिहासकार, अंग्रेज़ इतिहासकार, उसने भी लिखा है कि साहस करने को दिल और योजनाओं को क्रियान्वित करने को हाथ तो अनेक थे, पर उन्हें दिशा दर्शाने वाला
तथा उत्साहित करने वाला कोई नहीं था। कनिंघम ने बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी प्रभावशाली बात लिखी है, बड़े विश्लेषण के आधार पर, कि अब अंग्रेज जो सिख सैनिक है वो लड़ने को तैयार है, डू एंड डाई, जो गांधी जी ने कभी बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के समय कहा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, करने और मरने को आतुर हैं, लेकिन उस सेना को, उन सिख सैनिकों को कमांड करने वाला, कमांड देने वाला, दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं है। यह बात कनिंघम ने लिखी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जब सारे सेनानायक बिक गए, अंग्रेज़ों की तरफ मिल गए, तो सिखों की सेना हतोत्साहित हो गई और सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि, लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ उस शहर में हुई। संधि की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार से थी। नंबर 1, जलंधर दोआब। जलंधर दोआब का मतलब है सतलुज और व्यास नदी के जो बीच का क्षेत्र है। जलंधर दोआब का प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिया गया। ये संधि की पहली शर्त हुई। दूसरी शर्त हुई, 1.5 करोड़ रुपया लाहौर दरबार ने युद्ध क्षति के रूप में अंग्रेज कंपनी को देना स्वीकार किया। उस समय राजकोष में केवल 50 लाख रुपए थे। शेष रुपए के बदले हजारा और कश्मीर सहित व्यास एवं सिंध नदियों के बीच का प्रदेश भी कंपनी को दे दिया गया। इसे कंपनी ने डोगरा जो राजा है गुलाब सिंह, जो कि अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। तीसरी संधि, दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा और जिंदन, रानी जिंदन को उसका संरक्षक तथा लाल सिंह को मंत्री बनाया गया। चौथा, संधि की जो धारा है, प्रावधान है, सिख सेना घटाकर केवल 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवारों की कर दी गई। किसी ज़माने में जो सिख सेना में 70-80 हज़ार घुड़सवार हुआ करते थे, वो समय मिसलदारी के समय का जो समय था, 12 मिसलों की जो टोटल जो सेना थी वो इतनी बनती थी, और उसके बदौलत उन्होंने अफ़गानों को पराजित किया था। लेकिन अब यहाँ सैनिकों की संख्या घटा दी है। संधि का 5वां प्रावधान, एक अंग्रेजी सेना शांति स्थापित करने के लिए, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, लाहौर में रखी गई, जिसे दिसंबर 1846 में लाहौर से हटाना निश्चित हुआ। यानी कि ये लगभग 8-9 महीने के लिए वहाँ पे एक बार के लिए अंग्रेज़ों ने अपनी सेना रखने की उनसे स्वीकृति ले ली। छठा जो प्रावधान है, सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया गया। अब एक अंग्रेज़ अधिकारी हमेशा लाहौर में रहेगा, जिसका नाम है हेनरी लॉरेंस। अंग्रेज़ सरकार ने लाहौर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। अब देखिए, ये संधि की धारा बड़ी विचित्र है। एक तरफ तो कह दिया कि हम, आप सिखों को कह दिया अंग्रेज़ों ने कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ वहाँ पर एक अंग्रेज़ प्रतिनिधि छोड़ दिया है जो वहाँ वॉच का कार्य करेगा। वॉच का कार्य ही नहीं करेगा, निगरानी का कार्य ही नहीं करेगा, वो वहाँ पर शासन में हस्तक्षेप भी करेगा। हालांकि यह बात लिखित नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता में यही बात थी कि अंग्रेज़ रेजिडेंट वो जहाँ भी नियुक्त होते थे, वहाँ की राजनीति में, वहाँ के दरबार में, वहाँ की गतिविधियों में, वहाँ की नियुक्तियों में, वहाँ की पदच्युतियों में, वहाँ वो खुलकर हिस्सा लेते थे और अंग्रेज़ों के हित में कार्य करते थे। संधि का अगला प्रावधान 7वां, सिख दरबार में किसी विदेशी को स्थान या नियुक्ति नहीं मिलेगी। साथ ही लाहौर दरबार ने यह भी वचन दिया कि बिना कंपनी की अनुमति के
वह राज्य की सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। और अंतिम जो धारा है संधि की 8वीं, पंजाब में अंग्रेज सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध हटा लिया गया। रिपीट कर रहा हूँ, पंजाब में अंग्रेज सेना के प्रवेश पर से प्रतिबंध हटा लिया गया, यानी कि अब अंग्रेज़ों की जो सेना है वो पंजाब में जा सकती है बिना किसी पूर्व स्वीकृति के। अब है भैरोवाल की संधि। लाहौर से निर्धारित समय के अनुसार 1846 के अंत में अंग्रेजी सेना हटा लेनी थी। यह अभी जो अपन ने संधि की उसमें 5वीं धारा थी कि अंग्रेजी सेना रखी जाएगी और दिसंबर 1846 में वो हटा लेनी थी। परंतु सिख सेना अब भी शक्तिशाली बनी हुई थी, इसी कारण रानी जिंदन अभी भी अंग्रेजी सेना को लाहौर में रखना चाहती थी। देखिए, जो स्वयं जो शासक हैं, सिख शासक रानी जिंदन जो कि गार्जियन है वहाँ के राजा की, दिलीप सिंह की, वो स्वयं चाह रही है कि अंग्रेजी सेना लाहौर में रहे। इस संदर्भ में सिख सरदारों ने, जो भी उसकी कैबिनेट थी रानी जिंदन की, कंपनी से पुनः संधि की, जो कि 16 दिसंबर 1846 को संपन्न हुई। यह संधि भैरोवाल की संधि कहलाती है। इस संधि के अनुसार लाहौर में अंग्रेजी सेना 4 सितंबर 1854 तक रहेगी। अब देखिए इसकी अवधि एक साथ कितनी बढ़ा दी गई है, जब तक कि दिलीप सिंह 16 साल का नहीं हो जाता। दिलीप सिंह जो है उस समय नाबालिग था, अल्पवयस्क था। वो 4 सितंबर 1854 को 16 साल का होएगा, तो तब तक वहाँ पर ब्रिटिश सेना, कंपनी की सेना रहेगी। लाहौर दरबार उस सेना के व्यय के लिए, जो अंग्रेज़ों की सेना छोड़ी जाएगी, उसके व्यय के लिए 22 लाख रुपया वार्षिक अंग्रेज़ों को देंगे। दूसरी धारा संधि की, महाराजा दिलीप सिंह के बालिग होने पर प्रशासन चलाने के लिए, बालिग होने तक प्रशासन चलाने के लिए रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई। ठीक है, समझ रहे हैं आप, काउंसिल बनाई गई है, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन है? रेजिडेंट है, अंग्रेज है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की नीतियाँ किस प्रकार की बनेंगी और किसके हित में बनेंगी। रेजिडेंट को परिषद के सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। और भी मज़ेदार बात है, ऐसा नहीं है कि वो जो परिषद है उसके सदस्यों का अपॉइंटमेंट पंजाब करेगा, उनका मनोनयन पंजाब करेगा, उनका मनोनयन भी वो अंग्रेज अधिकारी करेगा। वास्तव में अंग्रेज रेजिडेंट अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब का शासक बन गया। वह पंजाब अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। रानी जिंदन को राज्य के प्रशासन से वंचित कर दिया गया और उसे 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। देखिए कि जो रानी जिंदन, यूँ कहें कि खुद अपने पैरों पर जिसने कुल्हाड़ी मारी, और उसका हश्र ये हुआ कि उसको 1.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दी और आप अब बनारस रहिए, पंजाब से भी बाहर रहिए। लाहौर और भैरोवाल की संधियों के अंतर्गत अंग्रेज पंजाब राज्य के वास्तविक स्वामी बन गए। अब है यह जो प्रथम सिख युद्ध हुआ, सिख अंग्रेज युद्ध हुआ, इसके क्या परिणाम रहे। प्रथम सिख युद्ध के बाद लाहौर दरबार की स्वतंत्रता नाम मात्र की रह गई। सब कार्य अंग्रेज रेजिडेंट तथा उसकी काउंसिल के द्वारा किया जाने लगा। केवल रेजिडेंट ही नहीं, ब्रिटिश सेना भी लाहौर में रहने लगी और वह सिखों की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी। इस प्रकार प्रथम सिख युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में न करते हुए भी
उस पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। केवल दिखावे के लिए दिलीप सिंह को पंजाब के महाराजा के रूप में रखा गया तथा रेजिडेंसी काउंसिल की स्थापना कर दी गई। वास्तव में रेजिडेंट की आज्ञा के बिना पंजाब में कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने सिखों की आपसी फूट का लाभ उठाया। विद्यार्थियों, यदि सिखों में आपस में एकता होती, यदि वो एक दूसरे के साथ में सहयोग करते, तो अंग्रेज की इतनी ताकत नहीं थी कि वो पंजाब के अंदर अपने पैर पसार सकते। लेकिन सिखों की जो आपसी द्वेष, आपसी ईर्ष्या और एक दूसरे को समाप्त करने की भावना, खासकर रानी जिंदन जो कि जिसका उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है, वो रानी जिंदन स्वयं अपनी सेना को कमज़ोर करना चाह रही है। तो ये जो सिखों का एटीट्यूड था, ये जो दृष्टिकोण था, ये जो नज़रिया था, उसका अंग्रेज़ों ने लाभ उठाया और पंजाब में अंग्रेज काबिज हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले व्याख्यान में।